हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अर्धचालक वाला चैप्टर। ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले अपन इसकी समरी पढ़ेंगे और फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, इसकी अपन स्टार्ट करने वाले हैं समरी। आपने थ्योरी तो बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप इसके समरी में कोई अगर आपको पॉइंट अच्छा लगे तो नोट कर लेना और एक बार समरी फटाफट है, यानी इस वीडियो को आप 1.25 पर देख सकते हो। फटाफट करके एक बार समरी पक्का सबको देखना है। पूरी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी समरियाँ 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भारी पड़ती हैं। ये समरी में पूरा निचोड़ है पूरे चैप्टर का। मैंने पूरा बैठ के आराम से पूरा चैप्टर की लिखा है पूरा समरी। तो ये आपको देख कर जाना है, पक्का देख कर जाना है एग्जाम से पहले। देखो, समरी का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि परम शून्य ताप पर, कितने ताप पर? परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक, चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, वो किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक की तरह काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए परम शून्य ताप मतलब T = 0 केल्विन पर कोई भी अर्धचालक हो, चाहे वो नेज अर्धचालक हो चाहे अपद्रव्य अर्धचालक हो, चाहे P टाइप का हो चाहे N टाइप का हो, चाहे नेज जर्मेनियम हो चाहे नेज सिलिकॉन, सुनना अच्छे से, कोई भी अर्धचालक चाहे P टाइप का हो चाहे N टाइप का हो, चाहे नेज जर्मेनियम हो नेज सिलिकॉन हो, चाहे अपद्रव्य में P हो चाहे N हो, कोई भी हो, सारे के सारे अर्धचालक, 2 पॉइंट याद रखना, सारे के सारे अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं और T = 0 केल्विन पर किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक। और कुचालक की तरह काम करेंगे तो इनकी चालकता का मान कितना आ जाएगा? इनकी चालकता का मान 0 होता है। कितने केल्विन पे? T = 0 केल्विन पे। वैसे आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ती हैं और प्रतिरोधकता घटती हैं, लेकिन T = 0 केल्विन पे इनकी चालकता कितनी होती है? 0 होती है। कोई भी अर्धचालक, चाहे अपद्रव्य हो चाहे नेज हो, कोई भी अर्धचालक, कोई मतलब कोई भी किसकी तरह काम करेगा? कुचालक की तरह। अगला देखो, वर्जित ऊर्जा अंतराल। कौन सा ऊर्जा अंतराल? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये आपको पता होने से इसको अपन ईजी से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? ईजी से। ये क्या होता है? चालन बैंड। कौन सा बैंड? चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतराल होता है, उसको अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। इस कारण इसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। कौन सी बैंडों के मध्य का गैप? आप कहोगे सर, चालन बैंड और संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के मध्य का जो भी गैप होएगा उसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालकों में ये गैप बिल्कुल शून्य होता है। चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 0। अर्धचालकों में यह वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सिलिकॉन का पूछिए आपको तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का पूछिए तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करता हूं कुचालकों में। कुचालकों में अगर आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान पूछे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये पहले चीज़ तो आपको पूछेगा वर्जित ऊर्जा अंतराल होता क्या है, तो तुम बोल देना सर, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का अंतराल कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और चालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। अर्धचालकों के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कुछ चालकों के लिए इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लिखा है? पीएन संधि के अवशेष क्षेत्र में केवल निश्चित आयन रहते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी आवेशवाहक अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल नहीं रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जब पीएन संधि का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पीएन संधि का। तो देखो, ये मान लो अपने एक पीएन संधि है। क्या है? पीएन संधि। तो ये मान लो यहाँ पर संधि हुई है। कहाँ पे संधि हुई है? यहाँ। तो संधि के आसपास पी साइड में और एन साइड में, कौन कौन साइड में? पी साइड में तो नेगेटिव आयन रहते हैं। क्या रहते हैं? पी साइड में नेगेटिव आयन और रहते हैं, और एन साइड में कौन से आयन रहते हैं? पॉजिटिव, जो कि गति नहीं कर सकते, स्तर होते हैं। कैसे होते हैं? स्तर। और इस क्षेत्र में कोई आवेशवाहक नहीं होता है। कोई आवेशवाहक, ये मैंने आपको थ्योरम बहुत डिटेल से बताया था कि अवक्षीय परत कैसे बनती हैं, सब कुछ बताया था। तो देखो, पीएन संधि में, कौन सी संधि में? पीएन संधि में। संधि के इर्द गिर्द लेफ्ट हैंड साइड में यानी पी साइड में तो नेगेटिव आयन रहते हैं, और एन साइड में पॉजिटिव आयन रहते हैं, जो गति नहीं कर सकते, स्थिर रहते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को अपन बोला जाता है अवक्षीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है अवक्षीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है अवक्षीय क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेशवाहक नहीं है, केवल स्तर यानी
अगतिमान आयन रहते हैं जो गति नहीं कर सकते हैं, एक साइड तो पी साइड में नेगेटिव आयन और एन साइड में पॉजिटिव आयन रहते हैं। कैसे रहते हैं, कैसे अपन ने पढ़ा था, कैसे संधि का निर्माण होता है, विसरण की घटना होती है, अपवाह की घटना होती है, बहुत कुछ पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या पॉइंट है, पीएन संधि के अवश्य क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पीएन संधि के अवश्य क्षेत्र में, अवश्य क्षेत्र में केवल कौन रहते हैं, स्तर आयन रहते हैं, पी साइड में नेगेटिव आयन और एन साइड में पॉजिटिव आयन। और इस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाम की कोई इलेक्ट्रॉन व होल नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है और इसको अपन बोलते हैं अवश्य क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए चालकों में आवेश वाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक तो होता है होल और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अवश्य क्षेत्र में ना तो कोई होल होता है ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला आपको ये तो पता होना चाहिए कि n प्रकार के अर्धचालक में, कौन से प्रकार के अर्धचालक में, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल। ये आपको पता है। n टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल। और n टाइप अर्धचालक को अपन बनाते कैसे हैं, n टाइप अर्धचालक को बनाने का तरीका है जब किसी भी शुद्ध अर्धचालक नेज अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी, जिसको दाता अशुद्धि भी कहते हैं। कौन सी अशुद्धि बोलते हैं, दाता। जिसका एग्जाम्पल है, जैसे हो गया अपना एग्जाम्पल कौन सा हो गया, दाता अशुद्धि का फास्फोरस हो गया। आपको पता होना चाहिए n प्रकार के अर्धचालक के बारे में, ये इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं पूछूंगा, पूछे कौन कौन सी, पूछेगा n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, तुम बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोलेगा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, तुम बोलोगे होल। पूछेगा n टाइप अर्धचालक को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि नेज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जिसको दाता अशुद्धि भी कहते हैं। और अपन का किसका निर्माण होता है, n टाइप के अर्धचालक का निर्माण होता है। पंच संयोजी अशुद्धि का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल है कौन सा है, जैसे फास्फोरस हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब अपन की पंच संयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल हैं। अगला देखो, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और सुनना, चाहे पी टाइप अर्धचालक हो चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, दोनों अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन। और पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक तो होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप के अर्धचालक को बनाने के लिए अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, किसमें, नेज अर्धचालक में, नेज सिलिकन या नेज जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जिसको अपन कौन सी अशुद्धि बोलते हैं, ग्रही अशुद्धि बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ये किसके अशुद्धि है, ये बताओ है ना, किसके एग्जाम्पल है, त्रिसंयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल है। कोई पूछेगा आप नेज अर्धचालक में अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, नेज अर्धचालक में अशुद्धि इसलिए मिलाई जाती है कि अशुद्धि, थोड़ी सी अशुद्धि मिलाते हैं अपन, अपमिश्रक मिलाते हैं। इस घटना को अपमिश्रण कहते हैं, इस मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। और जो अपन अशुद्धि मिलाते हैं उसको अपन अपमिश्रक कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग करते हैं ना अपन किसी नेज अर्धचालक की, तो थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर नेज अर्धचालक की चालकता में कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाती हैं। इस कारण अपन नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिला के उसकी चालकता को बढ़ाते हैं। जब अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है, और अपन पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक बनता है, एन टाइप का अर्धचालक बनता है। अगला सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आएगा बहुत। जब पीएन संधि को अपन बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया। बैटरी से अपन किस प्रकार से एक पीएन संधि को जोड़ते हैं उसको बाइसिंग बोलते हैं। जब अपन पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं उसको अग्र बाइसिंग कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। कौन सी बाइसिंग कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अच्छे से सुनना, बाइसिंग, कोई पूछेगा बाइसिंग क्या है तो तुम बोलोगे सर पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने का तरीका बाइसिंग कहलाता है। अगर अपन पी साइड को पॉजिटिव से एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो उसको अगर दिशिक बाइस कहते हैं। कौन सा दिशिक बाइस कहते हैं, अगर, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉरवर्ड बाइसिंग अपन करते हैं किसी भी पीएन संधि की, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है उसकी अवश्य परत की चौड़ाई घट जाती है। अवश्य परत की चौड़ाई क्या कर जाती है, घट जाती है। मैंने आपको समझाया था
कि बैटरी के पॉजिटिव से होल प्रतिकर्षित होंगे, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे और वो संधि के अंदर एंटर करना शुरू हो जाएंगे, संधि के अंदर आ जाएंगे, अवशीय परत के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और अवशीय परत के अंदर आने शुरू हो जाएंगे तो अवशीय परत की मोटाई घट जाएगी, और अवशीय परत की मोटाई घटेगी तो उसके अंदर का जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी घटेगा। अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा तो अवरोधी विभव या विभव प्राचीर का मान भी घट जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए, जब कोई पीएन संधि कोई बाइसिंग नहीं होती है, साम्य अवस्था में होता है, तो उसमें दो प्रकार की करंट बहती हैं। एक करंट तो कौन सी बहती हैं, जो विसरण के कारण बहती है, विसरण धारा, और एक बहती हैं अवशीय परत के अंदर जो उत्पन्न होता है अवरोधी विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा बहती है, उसको अपवाह धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, अपवाह धारा। और संतुलन की अवस्था में विसरण धारा किसके बराबर होती है, अपवाह धारा के बराबर। और जैसे ही अपन बैटरी को फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो विसरण धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो अवशीय क्षेत्र होता है, अवशीय परत होती है, उसकी मोटाई घट जाती है। और जो इसके अंदर एक अवशीय परत के अंदर आयनों के कारण एन साइड कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव, और पी साइड कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव। एक अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो अवरोधी विद्युत क्षेत्र, उसका मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और अवरोधी विद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव प्राचीर का मान भी घट जाता है। और याद रखना, जब कोई भी अपना पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो करंट पी से एन की ओर बहेगी। किसकी ओर बहेगी, पी से एन की ओर करंट बहती हैं, और वो करंट होती हैं मिली एम्पियर की कोटि की। किस एम्पियर कोटि की होती है, मिली एम्पियर। हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बहती है मिली एम्पियर की कोटि की। कौन सी कोटि की बहती है, मिली एम्पियर की कोटि की। और इस स्थिति में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से बहुत 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 अधिक हो जाता है। और अपन का मुख्यतः फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट विसरण धारा के कारण बहती हैं। विसरण होता क्या, वैसे विसरण होता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहने वाली धारा। किसके कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहने वाली धारा। इस टाइम क्या होता है, होल पी से एन की ओर और इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति करते हैं। और होल पी साइड में क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एन साइड में क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। तो विसरण धारा का मान इस टाइम बहुत अधिक हो जाता है और अपवाह धारा बहुत कम होती है। वैसे अपवाह धारा होती है माइक्रो एम्पियर की कोटि की, और इस टाइम आपकी विसरण धारा बढ़ के मिली एम्पियर की कोटि की हो जाती है। और धारा पी से एन की ओर बहती है। धारा किधर बहती है, पी से एन की ओर। तो देखो ये पांचों पॉइंट, अभी तक और 2 पॉइंट और है, ये पूरे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइसिंग में अवशीय परत की चौड़ाई घट जाती है, अवरोधी विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, अवरोधी विभव या विभव प्राचीर का मान घट जाता है। विद्युत धारा फॉरवर्ड बाइसिंग में किधर से किधर बहती हैं, पी साइड से एन साइड की ओर बहती हैं। किस कोटि की बहती हैं, मिली एम्पियर की कोटि की बहती हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सी धारा का मान, विसरण धारा का मान अपवाह धारा से बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। और विसरण धारा इस टाइम मिली एम्पियर कोटि की होती है, और अपवाह धारा तो आपको पता है माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। अपवाह धारा होती हैं विद्युत क्षेत्र के कारण, अवरोधी विद्युत क्षेत्र के कारण, वो होती हैं आपकी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो ये आपकी अपवाह धारा तो बहुत छोटी होती है, इसका तो कोई इतना सिग्निफिकेंस होता नहीं है। लेकिन विसरण धारा होती हैं बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण, और इस धारा का मान फॉरवर्ड बाइसिंग में बहुत बढ़ जाता है और मिली एम्पियर का कोटि का हो जाता है। याद रखना, जब कोई बाइसिंग नहीं था, जब फॉरवर्ड बाइसिंग संतुलन में था, उस टाइम विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों एक दूसरे को क्या करती थी, बैलेंस करती थी, और नेट धारा कितनी थी, 0। जैसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग करूंगा विसरण धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अपवाह धारा का मान उतना ही रहेगा। तो इस वजह से पी से एन की ओर एक अपन को विसरण धारा मिलने लग जाएगी, और धारा किधर बहेगी, पी से एन की ओर। और इस स्थिति में जब अपना डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है, संधि का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग 1 से लगाकर 100 ओम तक रहता है। कितना रहता है, बहुत अल्प होता है, 1 से लगाकर 100 ओम तक रहता है। इस स्थिति में कौन सी धारा बहती हैं, तुम बोलोगे सर इस स्थिति में धारा बहती है विसरण धारा। कौन सी धारा बहती है, विसरण। क्यों बहती है विसरण, क्योंकि आप कहोगे सर इस स्थिति में अवशीय क्षेत्र की मोटाई घट जाएगी तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र घटेगा, और अवरोधी विद्युत क्षेत्र ही तो अपन का विसरण की घटना को रोकता है, वो कमजोर पड़ जाएगा तो विसरण बढ़ेगा। विसरण किसके कारण होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। और इस टाइम अपन को धारा मुख्यतः किसके कारण मिलती है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण प्रवाहित होती हैं। और बहुसंख्यक आवेश वाहक मतलब होल पी से एन की ओर गति करता है और इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति करते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा हमेशा पी से एन की ओर बहती हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको जब
पढ़ाया था ये चैप्टर, तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके डायग्राम बना के सब कुछ समझाया था। अगला देखो, जब पीएन संधि उत्क्रम अभिनति में हो, इसका मतलब इसका पी साइड में एंट्री के नेगेटिव से जुड़ा हो और एन साइड में एंट्री के पॉजिटिव से जुड़ा हो। इस टाइम आपको पता है, आप खुद बोलोगे सर अवश्य परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अवश्य परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, और अवश्य परत की चौड़ाई बढ़ेगी तो अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा, विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा। अवरोधी विद्युत क्षेत्र किसको रोकता है, विसरण को रोकता है। ये तो किसको हेल्प करता है, अपवाह को हेल्प करता है। तो इस कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण पूर्णतः रुक जाएगा, एकदम स्टॉप हो जाएगा। केवल धारा किसके कारण बहेगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपवाह के कारण धारा बहती है। किसके कारण धारा बहती है, ये मैंने आपको क्लास में समझाया था। जब आपका अवरोधी विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो है ना बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण को रोक देगा, और इस टाइम केवल कौन सी घटना होगी अपने संधि में, अपवाह की घटना होगी, जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक भाग लेते हैं उसके कारण, जिसका मान बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पेयर की कोटि का होता है और नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अच्छे से सुनना, जब कभी भी पीएन संधि डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो आपका विसरण पूर्णतः रुक जाएगा। विसरण की घटना पूर्णतः क्या करेगी, रुक जाएगी। केवल कौन सी घटना होगी, अपवाह की घटना, और अपवाह की घटना होती है किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती हैं। और ये अपवाह धारा का जो मान है ना, ये माइक्रो एम्पेयर की कोटि का होता है और लगभग नियत रहता है। इसका मान आरोपित विभव पर ज्यादा निर्भर नहीं करता है, आरोपित विभव के साथ ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अगर आपका अवरोधी विद्युत क्षेत्र बढ़ भी जाएगा, बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन अपने पास लिमिटेड ही है अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इस वजह से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहने वाली अपवाह धारा का मान लगभग क्या रहता है, नियत, और इसका मान आरोपित विभव पर निर्भर नहीं करता है। और याद रखना, जब अपना डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो धारा एन से पी की ओर बहती है। किधर बहती है, एन से पी की ओर बहती है। और किस कोटि की बहती है, माइक्रो एम्पेयर की कोटि की बहती है। और किसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपवाह के कारण। यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल एन से पी जाएगा, इलेक्ट्रॉन पी से एन आएगा। ये क्या किसके कारण आएगा, अपवाह के कारण। किसके कारण आएगा, विद्युत क्षेत्र के कारण। कौन सा विद्युत क्षेत्र, अवरोधी विद्युत क्षेत्र, जो अवश्य परत के अंदर उत्पन्न हुआ है। मैंने आपको बहुत डिटेल से क्लास में बताया, आपने एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। और इस स्थिति में संधि का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और संधि का प्रतिरोध लगभग 10 की पावर 6 ओम होता है। लगभग कितना होता है संधि का प्रतिरोध, इस स्थिति में संधि का प्रतिरोध लगभग 10 की पावर कितना ओम होता है, 6 ओम होता है। 10 की पावर 6 ओम यानी मेगा ओम की कोटि का होता है। और ये आपको पता है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये 8वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत की आवृत्ति एफ हो तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के जो अपन का निर्गत संकेत मिलता है, दिष्ट संकेत मिलता है, जो कि उतार चढ़ाव वाला होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लसेटिंग डीसी मिलती है, उसकी आवृत्ति भी कितनी होती है, एफ होती है। और यदि अर्ध तरंग दिष्टकारी ना होकर पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो तो आवृत्ति इनपुट की कितना गुना मिलती है अपन को, 2 गुना मिलती है। ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आपको आना चाहिए। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है 40.6% और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है 81.2%। ये आपको पता है। अब आपको एग्जाम्पल हर साल पूछता है कि पूछेगा तात्विक अर्धचालक के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो बोलोगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। और एक होता है तात्विक अर्धचालक और एक होता है यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक में 3 प्रकार पढ़ते हैं अपन। पहला पढ़ते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक में देखो कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इडियम फास्फेट होता है। और कार्बनिक अर्धचालक कौन से होते हैं, एंथ्रासीन, मादित, थैलोसियानीस होते हैं। बहुलक कौन से होते हैं, पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीथायोफेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। नेज अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी नेज अर्धचालक में अगर अपन पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, इसको कौन सी अशुद्धि बोला जाता है, दाता अशुद्धि, जिसके एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो अपन को कौन सा अर्धचालक मिलता है, N प्रकार का। और ऐसे अर्धचालक कौन सा अर्धचालक बोलते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। और अपना अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, चालकता को बढ़ाने के लिए। अगला देखो, नेज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम में अपन अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जिसको अपन ग्राह्य अशुद्धि बोलते हैं, एग्जांपल बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनता है। अगला चीज, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। दिष्ट कार्य किसको बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा को कौन सी धारा में बदलता है, दिष्ट धारा। कैसी दिष्ट धारा होती है, उतार चढ़ाव वाली दिष्ट धारा, जिसको अपन बोलते हैं प्लसेटिंग
18 DC, कौन सी DC बोला जाता है? प्लसेटिंग। नेज अर्धचालक, कौन सा अर्धचालक? अगला चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों व होलों की संख्या का अनुपात 1:1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेज अर्धचालक में कोई भी अगर सहसंयोजक बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा और एक होल उत्पन्न होगा। तो जितने सहसंयोजक बंध टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने उतने क्या होते हैं? होल। तो ये ध्यान रखना, नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या व होलों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? और इनका अनुपात कितना होता है? 1:1। अगला देखो, एक अपन बात करें नेज अर्धचालक की। माना कि नेज अर्धचालक के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व कितना है? N है। कितना है? N है। और संयोजी बैंड में होलों का घनत्व कितना है? NH है। कितना है? NH है। ये हमेशा आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर। किसी भी नेज अर्धचालकों के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और संयोजी बैंड में होलों का घनत्व एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर। और इनको अपन किससे लिखते हैं? Ni से। और Ni का मतलब क्या होता है? Ni को बोलते हैं नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व, क्योंकि दोनों आवेशों का घनत्व क्या होता है? समान होता है। अगला देखो, N टाइप अर्धचालक हो चाहे P टाइप अर्धचालक हो, दोनों विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और कभी कभी आपको पूछ लेगा कार्बन का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल किसका सबसे ज्यादा होता है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अपन किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा क्या होता है? Eg का मान घटता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, और सबसे कम किसका होता है? जर्मेनियम का होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या होता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक क्या होता है? डायोड होता है। क्या होता है? एक होता है डायोड केवल। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड होते हैं। और जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो होते हैं मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला, पीएन संधि का जब भी निर्माण होता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी घटना होती है? 2 प्रक्रियाएं होती हैं। विसरण की घटना। विसरण की घटना क्यों होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता में परिवर्तन के कारण। किस साइड? पी साइड में होलों की सांद्रता ज्यादा होगी और एन साइड में किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉनों की। तो होल पी से एन की ओर और एन पी से किसकी ओर गति करते हैं? पी की ओर विसरित होते हैं। और विसरण धारा की दिशा हमेशा पी से एन की ओर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा विसरण धारा की दिशा हमेशा कहां से कहां होगी? तो आपको पता होना चाहिए विसरण धारा की दिशा हमेशा पी से एन की ओर होगी। विसरण धारा की दिशा हमेशा किधर होती है? P से N की ओर। अगला सवाल देखो, अगला इसके बाद में क्या है? सेकंड घटना जो होती है उसको बोला जाता है अपवाह। सेकंड घटना को क्या बोला जाता है? अपवाह। अपवाह के बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल से समझाया है। अवसीय परत में जो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं अवरोधी विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पी साइड में नेगेटिव आयन इकट्ठा हो जाते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण अवसीय परत में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक जैसे होल तो एन से पी की ओर गति करता है और इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति करता है। और अपवाह धारा की दिशा हमेशा एन साइड से पी साइड की ओर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी ही चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि विसरण धारा की दिशा हमेशा पी से एन की ओर होगी और अपवाह धारा की दिशा हमेशा एन से किसकी ओर होती है? पी की ओर होती है। साम्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? साम्य अवस्था में अपवाह धारा का मान और विसरण धारा का मान एक दूसरे क्या हो जाते हैं? बराबर, परिमाण में समान हो जाता है और दिशा एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत। क्योंकि विसरण धारा की दिशा P से N होती है और अपवाह धारा की दिशा N से P की ओर होती है। और मिला के पीएन संधि में कुल धारा कितनी हो जाती है? 0। अब और क्या सवाल पूछा जा सकता है? और पूछेगा कि अवरोधी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो अवसीय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसकी दिशा हमेशा एन साइड से पी साइड की ओर होती है। किधर होती है? एन साइड से पी साइड की ओर होती है। आपको पता होना चाहिए, पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि विसरण धारा की दिशा पी से एन। सेकंड, अपवाह धारा की दिशा एन से पी। थर्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा एन से पी की ओर होगी। अगली चीज, नेज अर्धचालकों में अति अल्प मात्रा में अगर अपन अशुद्धि मिला देते हैं जिसको अपन डोपिंग बोलते हैं, क्या बोला जाता है? डोपिंग कर देते हैं, तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अब ये अर्धचालक नेज नहीं रहते, इसको बोला जाता है अपद्रव्य अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक बोलते हैं? और नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को बोला जाता है अपन डोपिंग बोलते हैं। और आपको पता है एन टाइप अर्धचालक में एक वर्जित ऊर्जा अंतराल में एक नया ऊर्जा स्तर आ जाता है, उसको बोला जाता है दाता ऊर्जा स्तर, जो कि चालन बैंड के ठीक नीचे रहता है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि एन टाइप अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर
कहाँ होता है, तो बोलेगा आपको पता होना चाहिए कि ये होता है चालन बैंड के ठीक नीचे। और आपको मैंने समझा रखा है क्यों नीचे होता है, क्यों, सब कुछ अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा ऊर्जा स्तर बनता है, गहराई ऊर्जा स्तर, जो कि संयोजी बैंड के ठीक कहाँ बनता है, ऊपर। और आपको पता है अगर बायसिंग में अगर मैं विभवांतर का मान बढ़ाता हूं तो स्टार्टिंग में तो इसका कौन सा धारा का मान बिल्कुल धीरे धीरे नगण्य बढ़ता है और एक समय के बाद चरघातांक के रूप से तेजी से वृद्धि आता है। और जिस वोल्टता के बाद तेजी से वृद्धि आती है उसको अपन कठिन वोल्टेज बोलते हैं। तो कठिन वोल्टेज की परिभाषा आपको पूछ सकता है। और आपको पता है पच बायसिंग में, कौन सी बायसिंग में, पच बायसिंग में निम्न वोल्टता, अगर वोल्टता का मान बहुत आप कम लगा रहे हो तो उस टाइम धारा का मान बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है। और लगभग क्या रहता है, धारा का मान नियत रहता है। लेकिन जिसको अपन बोलते हैं प्रतीप सांतृप्त धारा, कौन सी बोलते हैं, प्रतीप यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और अगर पच बायसिंग को और लगातार बढ़ाते जाते हैं तो अचानक से धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। और जिस वोल्टता के बाद में धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, भंजन वोल्टा बोलते हैं। कौन सी वोल्टा बोलते हैं, भंजन। ये 27 के 27 पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कुछ भी कर को इन 27 पॉइंटों से पक्का ऑब्जेक्टिव, मैं पक्का गारंटी देता हूं ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने दूंगा, 100% ऑब्जेक्टिव इनमें से आएगा। लेकिन मैं आपको जब आपका एग्जाम पेपर होगा उसके बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ो, समझो। नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछो, मैसेज करके कुछ भी करके पूछो, लेकिन इन 27 पॉइंटों को आराम से पढ़ो। अगला चैप्टर अब मैं इसके ना BCS और किसके शेकआउट मिशन के सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में।